ड्रोन इतना इंटरेस्ट क्यों हो गया? पहले जमाने में आपको अगर कोई रेल सर्वे करना होता है, आपको सर्वे ऑफ इंडिया को लिखना पड़ेगा। जैसे आप अगर प्लेन में जाते हो, आप प्लेन से फोटो नहीं खींच सकते, तो लीगली आप काम नहीं कर सकते हो। आपको अगर फोटो खींचना है, आपको सर्वे ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। अब सर्वे ऑफ इंडिया जो ड्रोन प्लान करता है, वो 5 साल में एक बार करता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एरिया की फोटो चाहिए, तो आपको खड़े हुए अच्छे नहीं लगते, या तो सबको खड़े हो जाओ। सर्वे ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा, सर्वे ऑफ इंडिया 5 साल में एक बार अप्लाई करता है, तो उसका मतलब उसका जब टर्म आएगा तभी अप्लाई होगा। ऐसे आप अगर बोलोगे मुझे अभी चाहिए, ऐसा कोई नहीं सकता। और ये जो प्लेन है या चौपर है, वो कहीं और से आएगा, मतलब आपके आसपास कहीं हेलीपैड नहीं होगा, तो इसलिए कम से कम मान के चलो 300-400 किलोमीटर दूर से आएगा, तो मतलब 300-400 किलोमीटर से दूर चौपर आएगा, तुम्हारा सर्वे करके वापस जाएगा, वो इतना एक्सपेंसिव है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता था। सिर्फ इमरजेंसी केस में, जहाँ पे इंडिया में अगर कोई आदमी डूब जाता है या कहीं आग लग जाता है, कुछ होता है, चौपर से फायर फाइटिंग या कुछ भी हो, इमरजेंसी केस में यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इतने चौपर होते ही नहीं है कि यूएस में जान की कीमत होती है, इसीलिए छोटी सी एक भी आदमी अगर खतरे में है, चौपर आ जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे 100 आदमी अगर डूब जाते हैं, कुछ बाढ़ में आ जाते हैं, आजकल हो सकता है चौपर आ रहा हो, लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता ही नहीं। इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। पहले जिसको बोलते थे यूएफओ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यूएस एरिया 51 के एरिया में घूम रहा था, मतलब उस तब वो रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ करता था ही ड्रोन, फ्लाइंग डिश आके घूमता था, तो उसका मतलब वो भी ड्रोन ही है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता था, तो इसलिए पब्लिक बोलते थे यूएफओ, लेकिन वो एक्चुअली ड्रोन ही। तो इसलिए अब ड्रोन एक रिसर्च प्रोजेक्ट जब तक था, पब्लिक को पता नहीं था कि कैसे काम करता है, तब तक लोग उसको कुछ भी नाम पर बुला लेते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चिप हो गया, लोगों को आप इजीली एक्सेसिबल हो गया, तो इसीलिए आज अभी अगर आपको ड्रोन सर्वे करना है, 2 घंटे के बाद आपके पास फोटो आ जाएंगे, सारे सर्वे आप कर सकते हैं। सर्वे का जो टेक्नोलॉजी है, पहले थ्योडलाइट या टोटल स्टेशन यूज होता था। थ्योडलाइट और एक होता था टैक्योमीटर, और एक होता था लेवल। ये सारे इक्विपमेंट ट्रेडिशनल सर्वे इक्विपमेंट जो है उसमें, और एक होता था ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, मतलब आप पॉइंट करो किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो लाइट जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आता था, वो जो टाइम होता था, वो टाइम को मल्टीप्लाई करता था स्पीड ऑफ लाइट, और उसकी डिस्टेंस को आधा कर देता था, जिसके बेसिस पे डिस्टेंस निकल जाता था। और थ्योडलाइट जो इक्विपमेंट है, वो सिर्फ एंगल मेजर करता था। लेवल जो है वो एक्स वाई नहीं, सिर्फ एलिवेशन डिफरेंस मेजर करता था। टैक्योमीटर जो इक्विपमेंट है, वो
तो मतलब आपकी जो ट्यूब है जिसके अंदर लाइट जाता था उसके अंदर एक क्रॉस हेयर होता था, मतलब उसकी जो टैक्योमीटर की ये इस जगह पे एक दो क्रॉस हेयर होते थे और ये मतलब कि इस जगह पे दो क्रॉस हेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक आप स्टाफ रख देता था, स्टाफ में रीडिंग्स होता है। अब ये दोनों जो है ये दोनों फिक्स डिस्टेंस है, सपोज लेट से 1 सेंटीमीटर, तो ये सपोज 1 मीटर है, तो 1 मीटर पे जो 1 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब ये कितना सेंटीमीटर, ये स्टाफ से नोट कर लो, और ये जितना सेंटीमीटर हो गया, लेट से ये 15 सेंटीमीटर है, तो उसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 15 मीटर है। मतलब सिंपल प्रिंसिपल से ये 1 मीटर की जो पाइप है इसके आगे 1 सेंटीमीटर की छोटी सी हेयर लाइन है, तो उसका मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो 1 मीटर में अगर ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ जितना सेंटीमीटर मेरे को दिखेगा उतना मीटर है, प्रोपोर्शनल। तो ये मतलब आप मेजर करते हो डिस्टेंस, लेकिन नॉट यूजिंग एनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो टाइम मेजर करे। सिंपल प्रिंसिपल में ये जो क्या बोलते हैं पठानी सामान वगैरह जो है वो पुराने जमाने की जो सर्वेयर है इन्होंने ये टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप किया था, और आज मतलब आज को 15-20 साल पहले ये हम जब पढ़ते थे अराउंड कितना 30 इयर्स पहले ये इक्विपमेंट हुआ करता था। आजकल तो ईडीएम वगैरह लेजर इक्विपमेंट आ गया है तो इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी है आपके पास, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है फिर भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वे इक्विपमेंट में जो काम स्लो होता है, क्योंकि आपको जहां सर्वे करना है वहां पे फिजिकली जाना पड़ेगा और इक्विपमेंट लेके लगाना पड़ेगा। बहुत सारे जगह पे या बड़ा एरिया पे आप फिजिकली जा नहीं सकते, कहीं पे हो सकता है रिस्क है, टेररिस्ट एरिया है, या टेम्परेचर बहुत हाई है, या बीच में रिवर है या लैंड माइन्स है, जिस एरिया पे आप जा नहीं सकते और फिजिकली सर्वे नहीं कर सकते, तो उस केस में कुछ इक्विपमेंट्स है जो कर लेता है, लेकिन कुछ आज के जमाने पे अगर आप जा नहीं सकते हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में रोज होता है पाकिस्तानी से ड्रोन भेजते हैं, इंडिया से भी ड्रोन जाता है रेकी करने के लिए, सर्वे करने के लिए, तो उस केस में आप ड्रोन अगर भेज दिया तो आप फोटो ले आते हो, और फोटो लेके आप उस एरिया की 3D मॉडल बना सकते हो, तो फिर वार के टाइम पे आप प्लानिंग कर सकते हो किस जगह पे मुझे किस चीज को रखना है, किस जगह पे टैंक भेजना है, किस जगह पे स्ट्रेटेजिकली मेरा फोर्स को भेजना है, किस जगह को अटैक करना है, किस जगह पे को उड़ाना है, ये सारी चीज प्लानिंग होती है। तो इसीलिए अभी जो फोन आया था ये बाढ़ कंट्रोल वाले वो देखना चाहते हैं कि उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो अभी सारे अभी मैक्सिमम जगह पे या तो डैम की काम चल रहा है या रिवर एरिया की सैंड कितना निकल गया है, ये सारे काम चल रहा है, नहीं तो ये बाढ़ की काम चल रहा है, कितना एरिया अफेक्टेड हो गया, तो ये सारी चीजें आपको फिजिकली अगर जाके सर्वे करना है, आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा अगर रोड पे कर रहे हो 3-4 बंदे अगर हो साथ में तो इक्विपमेंट लेके ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर काम कर लोगे, और लेकिन ड्रोन में आप एक दिन में आराम से 40 किलोमीटर से भी कर रहे हो, मतलब ड्रोन जितना चल गया समझ लो उतना एरिया सर्वे हो गया, और ड्रोन एक साथ कितना किलोमीटर जा सकता है वो सारे डिपेंड करता है आज की जो टेक्नोलॉजी है
जो सबसे सस्ते ड्रोन है उसमें आप आराम से एक आधा घंटे में 3 किलोमीटर खींच सकते हैं। मतलब आधा घंटे में अगर 3 किलोमीटर खींच सकते हो, आप अगर 10 बैटरी लेके चलते हो, 10 फ्लाइट कर दिया तो 30 किलोमीटर ऐसे ही हो। मतलब एक आदमी एक ड्रोन लेके एक दिन में आराम से 30 किलोमीटर कर सकते हो, जबकि नॉर्मल सर्वे में आप 3 किलोमीटर ही कर पा रहे हो। तो उसका मतलब ड्रोन में इतना फास्ट काम कर सकता है जो ट्रेडिशनल सर्वे पे नहीं हो सकता है। और ट्रेडिशनल सर्वे में कोई चीज छूट भी सकता है आपसे, और ड्रोन में कुछ चीज छूटेगा नहीं क्योंकि आपके पास फोटो है। आप अगर फील्ड में आने के बाद आपको लगेगा कि मेरे को तो मैनुअल्स लेना था या कोई और ऑब्जेक्ट्स लेना था जो मेरा स्पेसिफिकेशन में था ही नहीं, या ऑफिशियल्स कुछ देख लिए कि कुछ जगह पे पाइप रिस्की में है या रोड खराब सिचुएशन में है या किस जगह पे कुछ काम हो रहा है जो काम करने वाले को पता नहीं है रिस्क क्या है। मतलब ऑफिस में बैठ के सारे चीज 3D में देख सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अगर और कोई एक्स्ट्रा डिसीजन होता है या कोई चीज फील्ड में छूट सकता है, इसमें कुछ कोई चीज छूटेगा नहीं। आप ऑफिस में आ गए मतलब आपको पूरा फील्ड की प्रॉपर मॉडल आपके पास मिल गया। ठीक है, ये सारे चीज कंप्यूटर मॉडल पे ही चलता है। मतलब आप जमीन पे जो चीज जैसे है वैसे आज इट इज मैथमेटिकली जनरेट करते हो। समझ गए? मतलब जमीन पे आप जाते नहीं हो, ड्रोन जाता है। अब फिजिकल सर्वे में आप हर जगह के पास जाते हो और हर चीज कैप्चर करते हो। अगर जो नहीं कैप्चर करते हो मतलब वो छूट गया। अगर चाहिए बाद में या कुछ गलती हो गया फिर वापस फील्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें फील्ड में कुछ चीज छूटेगा नहीं और दोबारा आपको फील्ड जाने की जरूरत नहीं है। अगर फील्ड से वापस आ गया मतलब सब कुछ आप लेके आ गए। ठीक है। और फिजिकल सर्वे से ये क्या होता है, कंप्लीट ड्रोन सर्वे में कंप्लीट मतलब फील्ड से सारे कुछ आप लेके आ जाते हो। दूसरा फास्ट सर्वे होता है, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स। ग्राउंड सर्वे में जितना काम होता है 10 टाइम्स काम होता है। इन नंबर इनएक्सेसिबल प्लेस, एक्सेसिबिलिटी। अगर आपको कोई बोलेगा मेरे को नॉर्थ ईस्ट एरिया में काम करना है, जहाँ पे काम करने से पहले ही लोग आके पहुंच जाएंगे कि 20% नहीं दिया तो काम करने ही नहीं देंगे, आपको उठा लेंगे, या और कुछ भी हो सकता है, या कहीं पे मगरमच्छ वगैरह है जहाँ पे कोई भी जाने के लिए खतरा है, वहां के लोग भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे भी सिचुएशन होता है। तो इसलिए ड्रोन सर्वे में आप सेफ जगह पर रहते हो, हर काम हो जाता है, आपको कहीं खतरे में जाने की जरूरत नहीं है। खतरा फिर भी है, लोग आ जाते हैं मारने के लिए, लेकिन फिर भी आप अगर लीगली जा रहे हो तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, पुलिस है। लेकिन एक्सेसिबिलिटी मतलब ये बोल सकते हो एनवायरनमेंट, मतलब कहीं पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आप वहाँ पे आ, काम नहीं कर सकते, या टेम्परेचर बहुत लो है, हार्श कंडीशन है, या कीचड़ है जहाँ पे दलदल है आप जा ही नहीं सकते, या कोल हीप की सर्वे कर रहे हो जहाँ पे कोल हीप के ऊपर चढ़ नहीं सकते। मतलब कोल इतना लाइट होता है कि आप अगर गलती से पैर चला गया उसके ऊपर आप फंस जाओगे। आप एक पैर निकालने की कोशिश करोगे दूसरा पैर और भी फंस जाएगा। तो मतलब ऐसे भी बहुत सारी जगह होता है जहाँ पे आप फिजिकली जा ही नहीं सकते। स्टॉक पाइल अगर बजरी वगैरह है, हार्ड स्टोन है तो आप चढ़ सकते हो, लेकिन अगर
हाँ, लाइट कोल है या सैंड है जहाँ पे खतरा है, आप उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते हो, उसके वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है आप नहीं कर सकते। तो उस केस में ड्रोन आसानी से हो जाता है सब कुछ। ठीक है, ड्रोन का एडवांटेज तो है, और ड्रोन में जल्दी हो जाता है। आप एक दिन में आराम से 1 स्क्वायर किलोमीटर सर्वे कर सकते हैं। नॉर्मल ड्रोन जो सस्ते वाले ड्रोन है, उसमें आप एक दिन में आराम से तो 1 स्क्वायर किलोमीटर कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा एडवांस ड्रोन है जो ज़्यादा कॉस्टली है, उसमें 3-4 स्क्वायर किलोमीटर, 5 स्क्वायर किलोमीटर, 7-8 स्क्वायर लोग करते हैं, 4-5 स्क्वायर किलोमीटर तो लोग खींच ही लेते हैं कॉस्टली ड्रोन में। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी नॉर्मल ड्रोन है, सबसे सस्ता वाला ड्रोन है, फिर भी आप 1 स्क्वायर किलोमीटर आराम से कवर कर सकते हैं। अब 1 स्क्वायर किलोमीटर आप आराम से अगर कवर कर लेते हो, तो कम से कम आप 30-40 हजार कमा सकते हैं। तो इसीलिए ड्रोन, पहले ड्रोन तो सस्ता ही नहीं हुआ करता था, और ड्रोन टेक्नोलॉजी पहले जो टेक्नोलॉजी होता था, इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी लगा हुआ है वो है आईएबी। इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। जीपीएस तो है ही, ये दो टेक्नोलॉजी के बेस पे ड्रोन चलता है। मतलब अदर देन दैट और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे पहला है जीपीएस। जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और इसकी जो प्रिंसिपल है, ये सारे डेवलप हुआ था अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से लेके 1945। उस टाइम क्या होता था, जहाज जो शिप्स उसकी लोकेशन निकालने के लिए उन्होंने तो सिस्टम्स बनाए। सिस्टम ये बनाए कि सी शोर में कुछ ट्रांसमीटर लगा रहे थे। वो ट्रांसमीटर ये मान के चलो कि हर सेकंड में कुछ बीप देते थे। अब वो बीप शिप में जब पहुंचता था, वो कितना सेकंड डिफरेंस में पहुंचा उन दोनों की, उससे निकालते थे। अब मैथमेटिकली मैं बोलूं तो 2 पॉइंट से, ये सपोज ट्रांसमीटर 1, ये ट्रांसमीटर 2, शिप सपोज ये है, अब यहाँ से जो सिग्नल मिला और यहाँ से जो सिग्नल मिला, दोनों की डिफरेंस है सपोज 1 सेकेंड, लेट्स से 1 सेकेंड डिफरेंस में मिला। तो इसका मतलब ये सिग्नल और ये सिग्नल की डिफरेंस इज 1 सेकेंड इन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर हम मान के चलते हैं आज मतलब जो वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मतलब 1 सेकेंड यहाँ से जो सिग्नल और यहाँ से जो सिग्नल, दोनों की सिग्नल की जो भी इसको जो सुनाई दिया, ये दोनों सिंक्रोनाइज है आपस में। तो यहाँ पे 1 सेकेंड डिफरेंस में मिला, तो 1 सेकेंड में 330 मीटर्स यहाँ से ज्यादा ट्रैवल किया है। तो उसका मतलब पहले इलिप्स की कंसेप्ट हो रहा है, इलिप्स नहीं पढ़े, किसने इलिप्स के बारे में सुना है? नहीं सुना? कोई शेप होते हैं, इलेक्ट्रिकल शेप, इलेक्ट्रिकल शेप होते हैं, और क्या सुना है? नहीं सुना? ठीक है, अब समझ लो
यहाँ पे एक पोल है, गाय बांधने के लिए जो डंडा लगाते हैं, ये एक डंडा है, ये एक डंडा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक लंबा सा रस्सी लगाया गया है। तो इस रस्सी में यहाँ पे गाय लगा, गाय बांध दिया, गाय बांध दिया मतलब रस्सी को ऐसे लगा रखा है कि रस्सी कहीं भी घूम सकता है। अब मान के चलो गाय कितना एरिया में घूम सकता है, अगर वो आप प्लॉट करेंगे, ये तो ज्यादा लंबा हो गया, रस्सी इतना लंबा रस्सी नहीं रखते हैं गाय के लिए। ये है गाय। तो गाय कितना एरिया में जा सकता है, अगर आप तो ऐसे ही कुछ आएगा, मतलब यहां से और यहां से रस्सी की डिस्टेंस इज फिक्स्ड, क्योंकि ये तो रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है। तो ये गाय कितना एरिया जा सकता है, वो है ये एलिप्स। सर्कुलर शेप नहीं बनाएगा सर ये? सर्कुलर शेप नहीं बनाएगा सर, एक पॉइंट से कनेक्टेड है ना वो कोड, तो इक्विडिस्टेंट हुआ तो सर अगर ये रस्सी नहीं है, ये पोल नहीं है, तो ये सर्कल में जाएगा। सिर्फ ये गाय डायरेक्टली रस्सी से जुड़ा हुआ है, एक मतलब एक पोल से जुड़ा हुआ है, तब वो सर्कल होगा। अगर दो है तो फिर वो इलिप्स हो जाएगा। ये दो का कांसेप्ट क्या है सर, एक बार रिपीट करना। मैथमेटिक्स में डेफिनेशन के हिसाब से ये जो पॉइंट्स है, locus of all the points whose distance from this point and this point, sum of the distance from this point and this point is fixed, वो है ellipse। सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो रस्सी ज्यादा टाइट है, इतना ही है, तो उसका मतलब इधर यहाँ तक आएगा, इधर यहाँ तक आएगा, और इधर यहीं तक आएगा, इधर यहीं तक आएगा। तो ऐसे ही ऐसे ही। और ये इलिप्स जितने भी स्पेस के ऑब्जेक्ट्स जो घूमते हैं, सारे इलिप्स ऑर्बिट में मतलब चाहे वो आर्थ हो, मार्स, ये जितने भी है सारे इलिप्स है। और कुछ चीजें जो बाहर से आता है, जैसे कमेट, हेलिस कमेट हो या जो भी हो, ये सपोज सन है, तो हेलिस कमेट जो आता है दूर से आता है, पास से आके फिर वापस चले जाता है, तो उसका मतलब ये दूर जाके फिर वापस घूम के फिर आता है। तो ये जो दूर में जो जा रहा है, वो कितना दूर जा रहा है, इतना डिस्टेंस हमें दिखाई नहीं देता। और ये हेलिस कमेट हर 76 साल में फिर दोबारा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, ये आता है और ये जो दूर जाके 76 ईयर में फिर वापस आता है, फिर उसका मतलब फिर जब वापस जाएगा फिर 76 ईयर्स के बाद वापस आएगा, समझ रहे? तो उसका मतलब या तो हमें जो दिखाई देता पास पास में जो घूम रहा है वो इलिप्स में होंगे, और जो दिखाई नहीं देते हैं पूरा दूर चले जाते हैं, वो इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, दोनों की सम इज फिक्स्ड, वो है इलिप्स, और दोनों की डिफरेंस इज फिक्स्ड, वो है हाइपरबोला। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये चीज जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सारे चीज समझ नहीं सकते हो। अगर आप समझ नहीं सकते हो तो फिर ड्रोन जब आप चलाते हो, मैक्सिमम लोग मैंने जितना देखा हूं चलाते तो है, मतलब उनको डर लगता है कि ड्रोन चला गया वापस आएगा नहीं आएगा, दिल धक धक करता है, क्योंकि आपका 2 लाख के सामान हवा में है। ठीक है, इसीलिए ये सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इसमें जो टेक्नोलॉजी लगा है
वो अपने आप वापस आ जाएगा। और किस कंडीशन में वापस नहीं आएगा वो सारी चीज आपको क्लियर पता होना चाहिए, तभी जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये गया है तो वापस आ जाएगा। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। आप 2 लाख की सामान खरीद के भेज देते हो और जहाँ पे कुछ है ही नहीं, कंट्रोल नहीं है, सपोज कुछ तो चीज है जो हमारा कंट्रोल में नहीं है, सपोज हवा तेज हो गया, कोई चिड़िया आके मार लिया, कुछ बारिश शुरू हो गया, या कुछ बैटरी डाउन हो गया, वो तो है ही। लेकिन बाकी कैसे फंक्शन करता है वो सारी चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको बस इतना बता दिया जाता है कि हाँ ऐसे ये स्टिक चलने में ये बाएं जाता है, दाएं जाता है, दाएं आगे जाता है, पीछे आता है, ले लो चला दो। लेकिन गाड़ी तो सबको चलाना आता है, सब चला लेंगे, लेकिन एक्सीडेंट कब होता है, क्यों होता है, बोल के नहीं होता है। सपोज क्लास की तार टूट गया, आप क्या कर सकते हो? कभी कुछ हो गया, आपकी रिमोट डाउन हो गया सपोज, तो क्या ड्रोन वापस आएगा? नहीं आएगा। तो आपको जब तक वो चीज कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। मतलब एक्सीडेंट तो होता है, लेकिन एक्सीडेंट के अलावा बाकी क्या चीज होता है, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ इसमें जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, अगर बैटरी है, सब चीज मैंने प्रिकॉशन ले रखा हूँ, मतलब ये घूम फिर के वापस मेरे पास आएगा। बस आप देखते रहो कोई चिड़िया ना अटक, अगर कोई चिड़िया अटैक कर रहा है तो फिर वापस उससे चिड़िया अटैक करने से पहले बुला लो। ये सारी चीज तो काम करते वक्त पता लगता है, लेकिन पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ किसी और को समझा नहीं सकते हो। देखो अगर मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता ढंग से, मैं कहीं पे नौकरी करने जा रहा हूँ तो बोलूंगा कि मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी खरीद लो, मैं चलाऊंगा। लेकिन मेरे को अगर गाड़ी चलाना 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मैं किसी को कन्विंस कैसे करूंगा कि इतना कॉस्टली ड्रोन मेरे लिए खरीद लो, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप सारे चीज समझो। ठीक है, उड़ाना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है आप नहीं कर सकते, तो मान लिया, लेकिन एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ के समझने की कोशिश तो करना चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी कैसे शुरू हुआ और कैसे काम करता है, किस केस में काम नहीं करता है। जब ड्रोन हवा में है और रुक गया, आ नहीं रहा है, तो फिर उस टाइम आपको जमीन में अगर आप जाते हो ना, आपकी गाड़ी सब स्पार्क लग के खराब हो गया, कुछ हो गया, गाड़ी रुक गया, ठीक है आप सेफ हो, गाड़ी रुक गया। लेकिन जब हवा में है तो कुछ भी दिक्कत हुआ वो गिरेगा, और गिरने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। आज तक आप कभी सुने हो कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट में कोई आदमी बच गया? ठीक, वो होता नहीं है। ड्रोन जब ऊपर से गया मतलब स्माश हो जाता है। अगर आप इंडियन ड्रोन यूज नहीं करते, असम ड्रोन है तो मोस्ट लाइकली आपका कुछ बच जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अगर बच गया तो ये आजकल के आईसी इतना सॉफिस्टिकेटेड आईसी होते हैं, हल्का सा क्रैक हो गया, हेयरलाइन क्रैक जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन ड्रोन अब काम नहीं करता। इसलिए ये सारी चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है इलिप्स का मतलब सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट इज कांस्टेंट, डिफरेंस जब होगा वो हाइपरबोला होगा। ठीक है, इतना समझ लो, फिर मैथमेटिक्स पढ़ते रहो तो फिर कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा चीज नया समझ में आएगा। ठीक है, अब इस केस में मेरे को जो मिल रहा है जीपीएस की केस में वो डिफरेंस मिल रहा है। उस जमाने में जो जीपीएस टाइप की जो टेक्नोलॉजी चल रहा था उसमें डिफरेंस मिल रहा था, और उसको इन दोनों के डिफरेंस इज कांस्टेंट, उसको जब आप प्लॉट करोगे वो ऐसे आएगा।
मतलब ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो कर्व यहाँ पे है। अगर ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये कर्व के ऊपर आएगा। तो मतलब आइदर ये कर्व के ऊपर होगा, नहीं तो ये कर्व के ऊपर होगा, डिपेंड्स इस डिस्टेंस ज्यादा है या इस डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस ज्यादा है। तो मतलब एक कर्व आ गया जिस कर्व के ऊपर आप कहीं खड़ा है। अब डिफरेंस के बेसिस पे आप बता सकते हो मैं इस कर्व पे ऊपर। अगर तीसरा कोई स्टेशन है यहाँ पे ट्रांसमीटर C, तो फिर उसके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे और एक सर्कल आ जाएगा सपोज, तो फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है आप वहीं पर, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वॉर के टाइम का, तो वो थोड़ी सी एरिया में काम करता था, मतलब 50-100 किलोमीटर की दूरी पे काम करता था, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाता। तो उसके बाद लोगों ने सोचे ये 3 स्टेशन हम जमीन पे रख रहे हैं, तो क्यों ना इस स्टेशन को हवा में भेज दें, आर्थ की चारों तरफ हवा में भेज दें। तो फिर तो हवा से जो डिस्टेंस आएगा, आप अगर पूरा दुनिया की चारों तरफ अगर इस टाइप की स्टेशन बना दो, तो फिर दुनिया की, अगर ये अर्थ गोल है, तो यहाँ पे एक सैटेलाइट, यहाँ पे एक सैटेलाइट, यहाँ पे एक सैटेलाइट रख दिया, इन दोनों के बेसिस पे अगर डिस्टेंस यहाँ आ गया, इन दोनों की जैसे 3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स यूज करके जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चलता है पूरा दुनिया में, कहीं भी आप सुन सकते हो। तो उसी टाइप का स्टेशन अगर हवा में हो गया, तो फिर आपका पोजीशन कहीं भी हो दुनिया के लिए चला जाएगा, किसी भी जगह पर हो चल पड़ेगा। तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत सामने आया, आप रेडियो स्टेशन, रेडियो कभी ट्यूनिंग किया हो? किया हो, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये रेडियो स्टेशन की तरह सिग्नल ही देते हैं, लेकिन रेडियो स्टेशन अगर हवा में है तो आप ट्यूनिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो घूम रहा है। अब जब घूम रहा है, वो कोई भी सपोज ट्रेन जब आपके पास आता है उसके फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, ट्रेन जब दूर जाता है फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। इवन दो आप देख नहीं रहे, फिर भी आप बोल सकते हो ट्रेन मेरा पास आ रहा है, ट्रेन दूर जा रहा है। इतना तो ड्रॉपलर इफेक्ट जो है आपको पता है, सेम प्रिंसिपल है। मतलब हवा में अगर कोई ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, तो आप उसको ट्यूनिंग नहीं कर सकते। मतलब आपको कंटिन्यूअसली ट्यूनर को पकड़ के रखना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए कि मेरे को कंटिन्यूअसली सिग्नल चाहिए, समझ गए? तो दिक्कत तो है, आप सिंपली हवा में अगर ट्रांसमीटर को छोड़ दिया, आपको ट्यूनिंग कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेट पोजीशन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पता करना पड़ेगा सैटेलाइट का, तब भी जाके ये सारी चीज पॉसिबल है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। तो जमीन पे जब 3 स्टेशन से हो रहा था, हवा में एक डायमेंशन एक्स्ट्रा हो गया, तो कम से कम 4 सैटेलाइट से आपकी डिस्टेंस अगर मेजर कर सकते हो, तब जाके आपकी पोजीशन निकलेगा। ऐसे हवा में अगर है कोई भी चीज, 3 जगह से अगर डिस्टेंस मेजर कर लिया, आपकी हवा में पोजीशन निकल जाएगा। लेकिन इसमें और एक चीज है, ये जो 3 ट्रांसमीटर सिंक्रोनाइज बोल दिया, सिंक्रोनाइज विद द क्लॉक इन द शिप, जबकि ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्लॉक लगा हुआ है ये सारे रूबिडियम क्लॉक नहीं तो सीजियम क्लॉक, क्वार्ट्ज का थोड़ा एडवांस वर्जन। कोई भी क्वार्ट्ज क्लॉक पहले जमाने में जो क्लॉक होता था, उसके अंदर आप देखोगे छोटी सी वाई शेप की एक फॉर्क होता था, इस टाइप की ट्यूनिंग फॉर्क टाइप के होते हैं, और इसकी जो वाइब्रेशन है उससे हमारा क्वार्ट्ज की क्लॉक चलता है। इवन डिजिटल क्लॉक के अंदर भी ये चीज मिलेगा आपको, क्वार्ट्ज की ट्यूनिंग फॉर्क। तो हाई एक्यूरेसी जब क्लॉक आपको चाहिए, तो उसमें सीजियम या रूबिडियम की क्लॉक लगता है।
तो उसमें हाईली एक्यूरेट हो जाता है। और ये सारे जो आपस में तो सिंक्रोनाइज है, लेकिन जो शिप में है वो इतना हाई कॉस्ट वाला क्लॉक नहीं होता है, वो लो कॉस्ट वाले क्लॉक होता है। तो इसीलिए ये क्लॉक और इन क्लॉक के बीच में एक ऑफसेट होता है जो आपको पता नहीं रहता है, वो भी मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा। तो इसलिए 3 पोजीशन से आपकी डिस्टेंस पता होने से आपकी पोजीशन नहीं निकलता, आपको कम से कम 4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफसेट मतलब अपना पोजीशन है कि XYZ और मेरा क्लॉक की जो ऑफसेट है चौथा पैरामीटर, तो इसलिए 4 पॉइंट से पोजीशन डिस्टेंस निकलने से आपकी पोजीशन निकलता है। और अगर आपको आरएमएस चाहिए कितना एरर है, तो उसके लिए और आरएमएस XYZ चाहिए, तो फिर मतलब कम से कम 7-8 सैटेलाइट चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि कम से कम 8-10 सैटेलाइट्स ना हो तो आप ड्रोन ऊपर नहीं छोड़ना है। ड्रोन जब भी आप ऊपर छोड़ते हो तो पहले ये चेक करता है कि अपना पोजीशन कहाँ है, तब तक आप ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ड्रोन अगर आपके हाथ से गया उसमें एक सेटिंग्स होती है कि टाइम क्या हुआ 12:42 12:42 12:42 ये ड्रोन कभी भी सिग्नल तोड़ सकता है, मतलब कहीं बिल्डिंग एरिया, कभी पहाड़ी एरिया, कुछ भी अगर काम कर रहा है। इवन कभी कभी इंटरफेरेंस जैसे पावर पोल हो गया या आपकी जो मोबाइल टावर हो गया, तो जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इवन आपकी जो माइक्रोवेव ओवन वो भी इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, आपके रिमोट काम नहीं करेगा। कोई भी हाई पावर ट्रांसमीटर के पास अगर आपकी ड्रोन चला गया या रिमोट चला गया, तो उसका मतलब जैसे आप अगर कहीं कभी ये माइक्रोफोन कहीं पे लगा हुआ है, कुछ लाउड स्पीकर लगा हुआ, आप उसके पास खड़े हो जाए, कोई आपको बताएगा कुछ दूर से, आपको सुनाई नहीं देगा। या जो आदमी आपसे बात कर रहा है वो माइक्रोफोन के सामने है, तो फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। सिमिलर मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ऑब्जेक्ट के पास ड्रोन हो या रिमोट हो, तो फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, मतलब आपके पास कमांड्स नहीं आएंगे, मतलब आपकी ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा केयर लेना है। और उस केस में सारे आजकल की जितने भी ड्रोन आता है उसमें एक बटन होता है रिटर्न टू होम, इसको बोलते हैं RTH। उसके ऊपर H लिखा होता है, इस टाइप की गोल लिखा होता है। तो ये बटन इमरजेंसी, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये बटन दबाओ, उसका मतलब जहां से ड्रोन गया था वहीं वापस आ जाएगा। वो तभी आएगा जब अपना लोकेशन सही लिया है और मैं जो बोल रहा हूं वो ड्रोन तक पहुंच गया है, समझ गए? तो 2 चीजें, एक स्टार्टिंग लोकेशन नोटेड, तो दूसरा सिग्नल रीचेस ड्रोन। अगर इन दोनों में से एक चीज नहीं हुआ तो उसका मतलब ड्रोन तुम्हारा वापस नहीं आया। समझ? इसलिए ड्रोन आप जब भी स्टार्ट करते हो आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 10-12 सैटेलाइट्स आ जाए, उसके बाद ड्रोन बोलेगा your home point has been recorded, the home point has been recorded, please check it on the map। तो ये मैसेज का मतलब होम पॉइंट उसने ले लिया, आप मैप में चेक करो कि सही है, तो
अगर बाद में इमरजेंसी सिचुएशन आता है, आप एक बटन दबाते हो, ड्रोन वहीं आएगा जहां पे इसने रिकॉर्ड किया था। अगर ड्रोन 3-4 जीपीएस सिग्नल पे आपने ड्रोन किया, ऑन किया, इमीडिएटली बोला उड़ जाओ, वो लोकेशन यहाँ की ना लेके उधर की ले रखा है, बगल वाले बिल्डिंग या कहीं और आसपास, जैसे फोन में होता है, मतलब आपकी लोकेशन आने के लिए 1-2 मिनट लग जाते हैं, 30 सेकंड तो लगता ही लगता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ होती है, इसको बोलते हैं आउटलाइन। तो ये हर 30 सेकंड में ये रिपीट होती है। तो ये 30 सेकंड लगाता है ये कंप्लीट सीक्वेंस पढ़ने के लिए, उसके बाद तो आपका लोकेशन देगा। तो इसीलिए 30 सेकंड तो हॉट स्टार्ट कोल्ड स्टार्ट कुछ बोलते हैं उसमें, तो वो 30 सेकंड तो लेता ही लेता है, 30 सेकंड से कुछ ज्यादा ही लेता है, मतलब 32-33 सेकंड में ये अपने आप लोकेशन दे देगा। तो ये दो चीज जो है, सिग्नल ना टूटे और सिग्नल होम लोकेशन ले ले, ये इंश्योर करना है ड्रोन उड़ने से पहले। ऐसा नहीं कि ड्रोन आपने रखा, स्टार्ट किया, ऑन कर दिया और चल पड़ा। तो ये चीज पहले वेट करना पड़ेगा कि प्लीज चेक इट ऑन द मैप, जब बोलता है आप चेक करके फिर उड़ाना है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जीपीएस की ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इंडिया की जो आपने सुना होगा नाविक सिस्टम है, सुना? कितने सैटेलाइट है? 26। किसने बोला 26 है? पक्का? वाइल्ड गेस। हाँ? गेस करता हूँ। आपको पता है कि ये सारे सैटेलाइट्स जो होता है ग्लोबल पोजीशन सैटेलाइट्स है, उनकी ऑर्बिट का हाइट कितना है? रिमोट सेंसिंग आप पढ़ते हो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह की हाइट्स पता है? जियो स्टेशनरी की तो 36,000 समथिंग होती है। ठीक है, एक होता है जियो सिंक, एक सनसिंक्रोनस हाँ अराउंड 36,000, और एक कितना? सनसिंक्रोनस उसके अराउंड 800 मीटर टू 900 सनसिंक्रोनस 800 मीटर हैं? किलोमीटर सॉरी। और जीपीएस नहीं पता क्या 18,000? उसके सब रीजंस है। ये 36,000 किलोमीटर इसीलिए है, इस ऑर्बिट में जो भी चीज उसका ऑर्बिटल पीरियड 24 घंटा है, मतलब हमको आर्थ से लगेगा वो मेरे ऊपर है, मतलब ऐसे लगेगा कि मेरे घर के ऊपर रस्सी लगा हुआ है। आप जो टीवी देखते हो, एयरटेल या जो भी टाटा या जो भी है, सारे जो डिश है वो फिक्स है, एक बार लगाने के बाद चेंज करना पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सपोज एयरटेल का जो डिश है वो जिस सैटेलाइट से सिग्नल लेता है वो सैटेलाइट, समझ, ये सारे रेंटेड है, मतलब हवा में सैटेलाइट घूम रहा है, एयरटेल वालों ने रेंट पे दे दिया, ये सैटेलाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि ये सैटेलाइट हमारा डाटा भेजेगा, हमारा सारे प्रोग्राम उस सैटेलाइट से आएगा, और हमने जितने भी घर पे एयरटेल की डिश लगाएंगे उसी सैटेलाइट को पॉइंट करेंगे। क्लियर? अगर वो सैटेलाइट खराब हो गया, तो होता नहीं है, अगर खराब हो गया तो क्या करना पड़ेगा? पूरा इंडिया में जितना भी एयरटेल की डिश लगा हुआ है सबकी डायरेक्ट, किसी और अगर खराब हो गया उसी जगह पे तो दूसरा जाएगा नहीं, उसका आसपास में जाएगा, थोड़े बहुत टिल्ट करना पड़ेगा, और पूरे सारे घर पे जितने लगा रहते हैं इंडिया में, जैसे अमेरिका में होता है ना,
ये टोयोटा गाड़ी का ये खराब हो गया, सारे टोयोटा गाड़ी को वापस बुलाओ। यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब सडनली आज तक कभी हुआ नहीं है, अलग बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर सारे घर नया सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, फिर सारे घर पे जाकर डिश की ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए ये जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स ये सारे सबकी अलग अलग है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन सारे घर की एयरटेल की डिश एक ही तरफ है। तो अगर बिग टीवी हो या कोई और टीवी हो तो सबकी अलग डायरेक्शन, क्योंकि उनकी सैटेलाइट जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस सैटेलाइट के साथ है वो उसकी डायरेक्शन अलग अलग ऑर्बिट में। ये सारे जियोसिंक्रोनस मतलब ऐसे लगेगा कि जमीन से वो लगा हुआ है बिना तार का, मतलब लगेगा आपको तार है लेकिन है ही नहीं। ठीक है। और जीपी जो सम सिंक्रोनस इसलिए ये होते हैं ऐसे 800 किलोमीटर, उसे भी कम हो सकता है। ये रिसोर्स एलोकेशन की कम आती है शायद। एक तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी नीचे आ जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा तो सैटेलाइट जल्दी जल जाएगा, और दूसरा ये ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो फिर इमेज इतना अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए सबसे लो ऑर्बिट में रहते हैं। लो ऑर्बिट में इतना लो नहीं कि एयर फ्रिक्शन काम करके उसको डैमेज करे। ठीक है। और जीपीएस सैटेलाइट 18,000 क्या है, ये होना चाहिए जितना दूर हो सके, लेकिन इतना दूर ना हो कि हमारा एक्यूरेसी खराब हो। और दूसरा और एक है ये है 6,000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं रख सकते, कितना 12,000 तक, 6 से 12,000 तक ये जब भी सोलर फ्लेयर वगैरह होता है वो हाई एक्यूरेसी आयनाइजेशन जो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस होता है वो अप टू 12,000 किलोमीटर तक शायद अफेक्ट करता है, इसीलिए वो 12,000 से ऊपर होना है। तो इसीलिए ये सारे 12,000 से ऊपर ही होना है, क्योंकि ये सोलर डिस्टरबेंस अफेक्ट ना करे, इसीलिए वो 12,000 से ऊपर और इतना दूर हो कि वो कम सैटेलाइट्स में पूरा दुनिया कवर हो जाए। और इनकी जो टाइमिंग है वो लगभग 12 घंटे के आसपास है, मतलब एक बार सर्कल करने के लिए 12 घंटे लगते हैं। तो उसका मतलब ये मान सकते हो कि इस साइड से उस साइड तक जाने के लिए ये 6 घंटे लेते हैं, मतलब इस साइड हॉरिजॉन से सैटेलाइट ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा 6 घंटे लगता। ठीक। तो हम जब भी जीपीएस ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम चाहते हैं कि अराउंड, मतलब ये तो पहले तो 30 डिग्री दोनों साइड्स पड़ते नहीं है, क्योंकि वो इसको बोलते हैं कुछ एंगल उसको बोलते हैं, मतलब हॉरिजॉन के पास पड़ने में उनकी जो रिफ्रैक्शन वगैरह डिस्टर्ब करता है, तो इसलिए पहले अप टू 35 डिग्री पड़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो 35 70 मान के चलो, तो मतलब ऊपर का 160 डिग्री पड़ने लायक है, जो मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे तो यहाँ से यहाँ तक करीब 4 घंटे। तो इसीलिए तब बोलते हैं कि जीपीएस के ऑब्जर्वेशन 4 घंटे से ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता स्टैटिक। अगर थोड़े बहुत एक्यूरेसी है तो 1 घंटा ले लिया, आधा घंटे ले लिया, उतना काफी है एक्यूरेसी मेट करने के लिए। तो उसका वो 1 घंटा 2 घंटे कहाँ से आया, तो मतलब ये मान के चलो कि 6 घंटे में 180 कवर कर लेता है, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री का कवर कर लेता है। तो मतलब 30 डिग्री सैटेलाइट जब जाता है अप्रोक्सीमेटली आपकी एक्यूरेसी मीट होता है। ठीक है। और ये नेविक, जैसे आप बोलते हो जीपीएस, जीपीएस मींस नेविगेशनल सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम बाय यूएस। ये नैवस्टार, इस कंस्टेलेशन का नाम है नैवस्टार। और दूसरा जो रशियन है वो मैगेलन है।
इस टाइप की यूरोप का है। अच्छा, गैलीलियो, इस टाइप की चाइनीज है। ये सब ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। चाइनीज का बीडू या ऐसा कुछ है। और इंडिया की जो है ना, ये ग्लोबल नहीं है, इसमें 7 है। उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो है इक्वेटर में है, ये 3 इक्वेटर में, और ये दोनों इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। मतलब एक पास में होगा तो दूसरा दूर में होगा, ये पास में होगा तो ये दूर में होगा। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, लेकिन एक पास में होता है दूसरा दूर में होता है, तो इसीलिए ये सारे, और ये ऐसे स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है तो वो उतना स्ट्रेट में काम करेगा। मतलब पूरा इंडिया और चाइना के भी और साउथ इंडियन ओशन जो है वो एरिया भी कवर करेगा। ठीक है, इसीलिए उसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, उसको है लोकल पोजिशनिंग सिस्टम। वो इंडिया के लिए ही काम करता है। इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, इसी एरिया के लिए काम करेगा। अगर आप बोलेंगे यूएस के ऊपर निगरानी रखें, नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीज तभी स्टार्ट हुआ जब ये जो कारगिल वार के टाइम पे इंडिया ने मांगा यूएस को सैटेलाइट डाटा दे दो, उन्होंने मना कर दिया, तो इंडिया ने बोला थैंक यू, हम हमारा शुरू करते हैं। तो फिर ये सैटेलाइट सिस्टम शुरू हुआ। तो ये एक्चुअली ये सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं, ये समझ गए। जो भी लोकल पोजिशनिंग सिस्टम वो मोस्ट लाइकली जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रहता है, तो इसीलिए वो लोकल पोजिशनिंग सिस्टम है। और आपको लगेगा मतलब वो दूसरा पर्पस से भी यूज हो सकता है, लेकिन ग्लोबल नहीं। ठीक, अब उसके बाद आते हैं आईएमयू। आईएमयू का मतलब इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। तो अगर सारे ड्रोन्स हमारा जीपीएस से चल पड़ेगा तो फिर आईएमयू किस बात की जरूरत है? इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। मतलब आपका कोई भी चीज आपको मैथमेटिकली मॉडल करना है तो आप फोटो किस जगह से ले रहे हो और किस ओरिएंटेशन, मतलब किस तरफ आप देख रहे हो, मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ और किधर देख रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ और तो जीपीएस बता दिएगा। लेकिन आपने कभी देखे हो आप यूज करते हो ओला, ऊबर या मैप्स यूज करते हो सारे? तो कभी अगर नई जगह गए हो तो कभी कभी ऐसा होता है आपका पोजीशन तो आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये रोड इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। मतलब आप पहले आपका फोन को जमीन जैसा है जमीन के साथ ओरिएंट करना चाहते हो। मतलब इधर जो रोड दिख रहा है ये इस तरफ है, या इधर जो रोड दिख रहा है वो इस तरफ है। मतलब मैं फोन को घुमाऊं प्रॉपर्ली, जैसे कि मैं देखूंगा इधर एक मंदिर है, मतलब ये मैप में इधर मंदिर दिख रहा है और जमीन पे मंदिर दिख रहा है, तो उसका मतलब मैं समझ जाता हूँ कि ऐसे ही होगा। लेकिन गलती से मंदिर इस तरफ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल मंदिर उधर है, मतलब मैंने फोन गलत पकड़ रखा हूँ, मैं टिल्ट करता हूँ। अदरवाइज क्या करते हैं ड्राइवर, थोड़ी दूर बाएं चलते हैं, अगर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर उनकी जो पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, समझ जाते हैं कि मेरा सही जा रहा है। अगर जाने के बाद पता लगेगा उल्टा जा रहा है तो उसका मतलब गलत आया है, फिर गाड़ी आगे से घुमा के फिर सही करते हैं। आपने देखा हो ये सारी चीजें? तो ये है ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम। मतलब आपकी पोजीशन तो पता लग गया, लेकिन आप मैप को जमीन के साथ प्रॉपर्ली ओरिएंट नहीं किया, तो मतलब डायरेक्शन उसका सही नहीं किया। मतलब पोजीशन तो आता है लेकिन ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब आपकी नॉट प्रॉपर नहीं है।
सपोज यहाँ पे नॉर्थ इधर है और ये बता रहा है मैप की नॉर्थ इस तरफ है, तो उसका मतलब मैंने उसको गलत पकड़ा। जब एक्चुअल नॉर्थ जहां है और ये मैप की नॉर्थ उसी तरफ है, तब मैं पकड़ूंगा जिस डायरेक्शन में जो चीज है वही दिखाई देगा और मैं उसके बाद सही जा सकता हूं। लेकिन अगर एक्चुअल जमीन पे जो नॉर्थ है और मेरा मैप की जो नॉर्थ है दोनों सेम डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, उसका मतलब मैं गलत पकड़ा हूं और मैं डिसीजन जो भी लूंगा गलत लूंगा और आगे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अगर आप आरटीएस बटन दबा देते हो, अब बोलते हो ड्रोन मेरे पास वापस आ जाए। ड्रोन को पता है ड्रोन कहाँ खड़ा है और ड्रोन को पता है कहाँ आना है, लेकिन ड्रोन अपना ओरिएंटेशन खो दिया। तो जैसे कार ड्राइवर जाना है इधर लेकिन आ रहा है इधर, फिर देखता है उल्टा जा रहा है, घुमा के ला रहा है, तो ड्रोन अगर ऐसे कर गया तो वो तो उल्टा चला जाएगा, तुम्हारे पास ना आके ड्रोन चला जाएगा। तो इसीलिए आईएमयू की जरूरत पड़ता है। आईएमयू ये काम करता है, आपकी ड्रोन की ओरिएंटेशन सही करता है। तो इस केस में आईएमयू का काम है, इसमें होता है कंपास। कंपास दे दो आपका काम हो जाएगा, लेकिन कंपास के साथ ये दिक्कत है, अगर उसके पास मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कुछ आ गया तो वो गलत दे दे। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये सही दे रहा है गलत दे रहा है? कहीं कहीं बार होता है आप ब्रिज के ऊपर से उड़ा रहे हो, ब्रिज पे आयरन ही है या कोई आयरन ब्रिज हो या कोई गाड़ी के ऊपर चला रहे हो ड्रोन, तो फिर वो सारे चीज गलत दे देगा। तो उस केस में आपकी सोच रहे हो कि मेरा कंपास सही दे रहा है, लेकिन आपकी कंपास आपको धोखा दे रहा है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है वो सही नहीं बता रहा। तो उस केस में आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि सही दे रहा है गलत दे रहा है? एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, आप घड़ी पहनते हो, घड़ी एक दिन में 1-2 सेकंड से आगे पीछे हो जाता है, एक महीने में 2-4 मिनट 5 मिनट हो जाता है इधर उधर। आप ठीक करने के लिए क्या करते हो? टीवी या रेडियो के टाइम के साथ मैच करते हो, कंप्यूटर कोई स्टैंडर्ड टाइम के साथ मैच करते हो। लेकिन अगर रेडियो में बताया कि सुबह 6 बजे है, वो बोल रहा है 6 PM बोल दिया, आप चेंज कर देते हो? नहीं करते, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज है कि ये सुबह 6 बजे ये 6 PM क्यों बोल रहा है, मतलब वो गलत बता रहा है। ठीक है, आप नहीं करते हो। लेकिन अगर वो बोलता है 6 घंटा 1 मिनट 2 सेकंड, आप बोलते हो ये सही बोल रहा है, आप चेंज कर देते हो। फिर 1 महीना तक आपकी घड़ी लगभग सही होता है। ठीक है, तो उसका मतलब आपका घड़ी हर महीना रेडियो के साथ मैच करते हो, लेकिन आप अपना दिमाग लगाते हो कि रेडियो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अगर सही बोलता है तब आप चेंज करते हो, नहीं तो नहीं करते। ठीक है, तो इस केस में और एक चीज आता है गायरो। गैरोस्कोप टाइम क्या हो? 1 बज गया है, 2 मिनट इसके बाद। तो गायरो और कंपास ये दोनों एक साथ काम करते हैं। एक साथ मतलब ये डायरेक्शन मतलब नॉर्थ देता है, मैंने नॉर्थ, और ये क्या करता है? डायरेक्शन स्टोर करता है। ये डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन स्टोर करता है, स्टोर करता है। इसका मतलब ये ऑब्सोल्यूट रीडिंग देता है, ये
आप जब भी कोई फीता लेके ये रूम मेजर करते हो तो आप रूम की लेंथ वगैरह मेजर करते हो वो रिलेटिव है, लेकिन आप इस जगह की जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लेते हो तो एब्सोल्यूट, ठीक है। कंपास जो देता है नॉर्थ देता है लेकिन इट इज एब्सोल्यूट, और गायरोस्कोप जो देता है डायरेक्शन स्टोर करता है। ये क्या है? गायरोस्कोप आप देखे हो कभी? पिक्चर में नहीं देखे हो कभी? है? देखा? वो एक्चुअली कंप्यूटर स्क्रीन कनेक्टेड है, बाद में दिखाएंगे। मतलब ग्लोब देखो, ग्लोब घूम रहा है, आप मान के चलो ग्लोब के अंदर ये ग्लोब घूम रहा है और ग्लोब के अंदर दूसरा ग्लोब है, फिर उसके अंदर दूसरा ग्लोब है, तो अंदर वाले ग्लोब मान के चलो बैटरी में लगा है और बैटरी से घूम रहा है कुछ, तो अगर अंदर वाले ग्लोब का सबसे अंदर वाला बैटरी से अगर घूम रहा है, आप बाहर वाले ग्लोब को घुमाओ, इसकी अंदर वाले ग्लोब की जो घूम रहा है वो डायरेक्शन नहीं हिलेगा। समझ रहे हो? ये टेक्निक यूज होता है डायरेक्शन स्टोर करने में। सारे एरोप्लेन में इस टाइप की कुछ होता है जो डायरेक्शन स्टोर करता है। तो अगर कंपास और गायरो ये दोनों जब चलता है, कंपास जब दे दिया डायरेक्शन, अगर सडनली कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ले लिया, कंपास तो गलत देगा लेकिन गायरोस्कोप सही देगा उस टाइम। तो मतलब ये जो देता है ये रेडियो की टाइम की तरह देता है, हमेशा सही देता है, लेकिन कब गलत दे, बोलने वाला क्या क्या बोल सकता है, कुछ भी गलत बोल सकता है। ये कंपास वही है। और गायरो आपकी क्लॉक है, गलत तभी देगा हल्की सी, एक दिन में 1 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड इतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ये ऐसे ही है, ये डायरेक्शन हल्की सी गलत दे सकता है लेकिन मैग्नेट्स की इंटरफेरेंस से अफेक्टेड नहीं है। और ये सही देता है लेकिन कब गलत देगा आपको पता नहीं, तो इसलिए इन दोनों को मिला के आपकी डायरेक्शन नोट होता है। इसीलिए गायरो कंपास मतलब IMU मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ गायरो एंड कंपास। तो अब जो चिप मिलता है मार्केट में MPU 6050, वो 6050, ये इन दोनों की मिला हुआ एक ही चिप। तो इसीलिए जो भी ड्रोन्स हो रोबोट्स में हो ये चिप लगा रहता है, उसको बोलते हैं IMU या गायरो कंपास चिप, जो भी हो, लेकिन ये दोनों की मिक्स होके इंटीग्रेटेड ये आया करीब 2009-10 के आसपास।